अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। यह लेक्चर इंतहाई अहम लेक्चर है जिसमें हम सेक्शन 8 एंड 9 डिस्कस करेंगे। यानी सेक्शन 8 में हमारे पास है रिकवरी ऑफ टाइटल ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जबकि सेक्शन 9 में हमारे पास है रिकवरी ऑफ पोसेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक में पोसेशन की बात हो रही है, दूसरे में जो है टाइटल की बात हो रही है। इंतहाई अहम लेक्चर है, इसको गौर से देखेगा। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, सेक्शन 8 में हमारे पास क्या है। देखो, सेक्शन 8 में हमारे पास यानी बिल्कुल यानी सादा अंदाज में हमें ये कहा गया है कि भाई आप यानी प्रॉपर्टी की रिकवरी, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन ली गई है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो आप समझते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी के रियल ओनर हैं और वो आपसे किसी ने छीन लिया है, तो आप उसको सीपीसी के थ्रू यानी सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जो प्रोसीजर बयान है उसके तहत यानी आप रेगुलर सूट इंस्टीट्यूट करके सिविल अदालत में वो प्रॉपर्टी आप रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम पहले देखते हैं कि भाई सेक्शन 8 में बुनियादी तौर पर अहम पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले, व्हेन ए पर्सन इज डिप्राइव्ड इलीगली फ्रॉम हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इलीगली मैंने हाईलाइट किया है, इलीगली एक शख्स को इलीगली उसके प्रॉपर्टी से क्या किया गया है, डिस्पोसेस किया गया है। यानी इलीगली मतलब यह है कि गैर कानूनी तरीके से यानी एक शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया गया है। यानी उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप उस शख्स की थी, लेकिन एक शख्स ने नाजायज तौर पर उसको इजेक्ट किया है और काबिज बन गया है उस प्रॉपर्टी पर, यानी उस प्रॉपर्टी पर काबिज हो गया है। तो वो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इसी के साथ दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है, द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिकवर सच प्रॉपर्टी मे रिकवर बाय इंस्टीट्यूटिंग रेगुलर सूट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। यहाँ पे एक बात और है, द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड, हु इज इंटाइटल्ड, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि भाई सिर्फ वो शख्स ही उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर पाएगा जो जिस शख्स से छीन ली गई है, बल्कि ये कहा गया है द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड, जो हक रखता है। यानी वो उसका बच्चा भी हो सकता है, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसके वालिद भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। यानी वो उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने का हक रखता है। वो यानी रेगुलर सूट अंडर सीपीसी वो इंस्टीट्यूट करेगा और उस प्रॉपर्टी की टाइटल को हासिल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो है हमारे पास है एक अहम पॉइंट यहाँ पे है कि जॉइंट खाता, द प्लेंटिफ हु इज नॉट एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द लैंड कैन नॉट क्लेम पोसेशन ऑफ द लैंड विदाउट सीकिंग पार्टीशन। देखो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दो अशखास के क्या हैं, अभी फॉर एग्जांपल दो भाई हैं, दो भाइयों का प्रॉपर्टी है, अभी उनके दरमियान वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, अभी वो तकसीम नहीं हुआ है। अभी एक भाई चला जाता है अंडर सीपीसी और कहता है कि भाई यानी मेरा जो भाई है वो इलीगली मेरी प्रॉपर्टी पर काबिज हो गया है, लिहाजा मेरी प्रॉपर्टी जो है मुझे क्या की जाए, वापस की जाए, यानी मुझे पोसेशन दी जाए।
तो यहाँ पे इस में है कि इस सेक्शन में है कि अगर ऐसा सूरत हाल है जिसमें दो भाइयों का मामला है या दो ऐसे अशखास जो को शेयर है या को ओनर है एक प्रॉपर्टी के, उनमें से एक अदालत जाता है और जाके अदालत से इस्तिदा करता है कि भाई उनको उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, उनका हिस्सा चाहिए, तो फिर वो उस अदालत उसको उस वक्त तक पोसेशन नहीं देगा जब तक वो यानी उस प्रॉपर्टी को की पार्टीशन ना करे, यानी उस प्रॉपर्टी का अगर वो तकसीम ना करें नहीं करते हैं या वो तकसीम करने के लिए वो सूट फाइल नहीं करते हैं, यानी उस प्रॉपर्टी की बंटवारा जब तक ना होगा उस वक्त तक किसी को भी यानी उस प्लेंटिफ को क्या यानी उस प्रॉपर्टी की पोसेशन नहीं दी जाएगी या उस सूट पर अमल नहीं होगा जब तक वो उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करते। अगर वो बंटवारा करने के बाद उस प्रॉपर्टी को उसकी बाई यानी कब्जा की है तो फिर ठीक है, अदालत उसको रेमेडी देगा, उसको स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर बंटवारा ही नहीं हुआ, अगर प्रॉपर्टी तकसीम ही नहीं हुई, तो फिर अदालत यानी क्या करेगा, अवॉइड करेगा और कहेगा कि भाई आप पार्टीशन के लिए सूट फाइल करें, प्रॉपर्टी को पहले आप पार्टीशन यानी उसका बंटवारा करें, इसके बाद आके आप अगर उसके बाद भी अगर वो आपको या पोसेशन नहीं देता तो फिर आके आप सीपीसी के अंदर फाइल करें सूट। तो चलिए जी, इसके बाद जो है यानी यहां पे एक बात और है कि भाई अगर यानी कोई ऐसी सूरत हाल है जहां पे अगर कोई शख्स आपके प्रॉपर्टी पर काबिज है, आपकी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर काबिज हो चुका है और आपको इजेक्ट किया है, तो फिर आप यानी सीपीसी के अंडर उसकी इजेक्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तिदा कर सकते हैं। और ये इजेक्टमेंट के लिए इस्तिदा करने के लिए आपको लिमिटेशन दी है कि भाई अगर आपके साथ यानी रॉन्ग हुआ है, ज्यादती हुई है, तो ठीक है अदालत आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपकी इस्तिदा जो है विद इन 12 ईयर यानी 12 सालों के अंदर अंदर आप अदालत आए, क्योंकि डिले डिफीट्स इक्विटी। हमने एक मैक्सिम पढ़ा था, एक प्रिंसिपल पढ़ा था, एक डॉक्ट्राइन पढ़ी थी कि भाई डिले डिफीट्स इक्विटी। अगर आप अपने हक को हासिल करने में ताखीर करेंगे, देर करेंगे, तो अदालत आपके हक को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, यानी आपको रिलीफ नहीं देगा। अगर आप रिलीफ चाहते हैं तो वक्त पर आए, 12 साल के बाद ना आए। अगर 12 साल के बाद आएंगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो चलिए जी, हमारे पास जो है अभी सेक्शन 9 है, लेकिन यहाँ पे जहन में रखें कि यहाँ हमेशा टाइटल के बुनियाद पर सूट फाइल होता है। सेक्शन 8 में आप हमेशा टाइटल के बुनियाद पर सूट फाइल करते हैं। चलिए जी, सेक्शन 9 आप पढ़ते हैं। इसके बाद जो है यहाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है उनको भी हम ओवरलुक करते हैं। तो चलिए जी, ए पर्सन डिस्पोसेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, मैंने हाईलाइट की है विदाउट हिज कंसेंट को। मतलब यह है कि एक शख्स को आप उसके मर्जी के बगैर उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। उसकी प्रॉपर्टी से नहीं, बल्कि एक प्रॉपर्टी से आप बेदखल करते हैं। यानी उसके प्रॉपर्टी से जब हम कहेंगे तो फिर यहाँ पे टाइटल का जो है बात ऊपर आएगा कि भाई यहाँ पे टाइटल की बात नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसी प्रॉपर्टी से एक शख्स को डिस्पोसेस किया जाता है जो उस प्रॉपर्टी पर वो उस वक्त जो है काबिज था, यानी उस प्रॉपर्टी की पोसेशन उसके पास थी, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी थी या नहीं है या नहीं है, इससे हमारा कोई सारोकार नहीं। हमने ये देखना है आया उस शख्स के पास उस प्रॉपर्टी की यानी पोसेशन थी,
अगर पोसेशन थी तो उसको डिसपोसेस उसकी कंसेंट के बगैर किया गया, या उसको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसको उसकी प्रॉपर्टी से डिसपोसेस किया गया। देखें, ये इंतहाई अहम पॉइंट है, ये बात गौर करने की है। यहां पे आपने इसको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं करना विद सेक्शन 8। सेक्शन 9 में कह रहा है कि एक शख्स है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं कि एक शख्स है, मैं लैंडलॉर्ड हूं, यानी प्रॉपर्टी मेरी है, घर मेरा है, एक मेरा टेनेंट है, मैंने टेनेंट को प्रॉपर्टी अभी दिया है रेंट पे, अपनी घर उसको रेंट पे दिया है। अभी जो अपार्टमेंट में वो रह रहा है उसकी टाइम अभी क्या हो गया, मैंने उसको 1 साल के लिए दिया था। देखो, 1 साल के लिए मैंने उसको रेंट पे दिया था, जब साल पूरा होता है तो मैं उसको नोटिस दिए बगैर उसको क्या करता हूं, डिसपोसेस करता हूं, उसको उसके घर से यानी अपने घर से निकाल देता हूं। बावजूद इसके मैंने एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है, मैंने एग्रीमेंट 1 साल के लिए उसके साथ किया था और 1 साल बाद मैं उसको नोटिस नहीं देता, बगैर नोटिस के विदाउट हिज कंसेंट मैं उसको उसके यानी उस प्रॉपर्टी से, अपने ही प्रॉपर्टी से, अपने ही घर से निकाल देता हूं। इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि भाई मैंने आपके साथ 1 साल का एग्रीमेंट किया था, लेकिन लॉ कहता है कि भाई आपने विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसको निकाल दिया है। क्योंकि जब आप किसी को घर से निकालेंगे तो पहले आप, कानून का तकाजा है, इंसाफ का तकाजा ये है कि भाई आप उसको पहले नोटिस देंगे 1 महीने पहले कि भाई आपका जो हमारा 1 साल का एग्रीमेंट था वो पूरा होने वाला है, लिहाजा आप अपने क्या करें, बंदोबस्त करें अपने लिए, यानी आपकी एग्रीमेंट अभी पूरी होने वाली है, आपको मैं निकाल दूंगा, यानी आप चले जाएं, यानी 1 माह पहले उसको नोटिस दें। ये विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, नोटिस देना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, उसको बताना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है। अगर आप उसको बगैर बताए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई आपका एग्रीमेंट जो था 1 साल का था, लेकिन आपने नोटिस नहीं दिया, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ यानी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ की जो प्रोसीजर है आपने उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए भी जो है उस शख्स आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है और आपको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोसेस कर सकता है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। बहरहाल मैं उसको आगे जाके मजीद ब्रेक डाउन करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो चलिए जी, यहां पे कह रहा है मे रिकवर द पोसेशन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज नॉट द ओनर। अगर उसको यानी विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड विदाउट हिज कंसेंट उसको निकाल दिया गया है उस प्रॉपर्टी से या उस अपार्टमेंट से जिसमें वो रह रहा है, अगर चाहे वो उसका ओनर नहीं है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं, लैंडलॉर्ड हूं, और मेरा जो टेनेंट है 1 साल के लिए हमने रेंट एग्रीमेंट किया है, 1 साल बाद में उसको साल पूरा होते हुए उसको मैं निकाल देता हूं, उसको बताता नहीं हूं 1 महीने पहले कि भाई आपका एग्रीमेंट अभी पूरा होने वाला है, आप चले जाएं, मैं उसको एकदम बेदखल कर देता हूं। यहां पे यानी लॉ ने उस शख्स को और उस टेनेंट को प्रोटेक्शन दी है कि भाई अगर आप उसको निकालेंगे तो वो कहां जाएगा, भाई नोटिस दे ताकि वो अपने लिए बंदोबस्त करे, अपने लिए घर का बंदोबस्त करे। तो ये बुनियादी तौर पर ये चीज है इसमें, यानी जो विजडम है, लॉजिक है, जो रैशनल है, वो ये है कि भाई उसके साथ ज्यादती ना हो। और दूसरी विजडम, लॉजिक, रैशनल इसके पीछे ये है कि भाई आप यानी क्या करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, यानी आप एक शख्स को बगैर नोटिस दिए एकदम जब आप उसको घर से निकालेंगे तो फिर यहाँ पे हो सकता है वो रिएक्ट करे और वहाँ पे जो है
आपस में कोई तसादुम हो, कोई मसला क्रिएट हो, कोई ऑफेंस कमिट हो। ये मुमकिन है, ऐसा होता भी है। तो चलिए जी, इसके बाद जो है हमारे पास जो है द सूट शैल बी फाइल विद इन 6 months ऑफ डिस्पोजेशन। देखो, आपने विद इन 6 months, अगर मेरा जो टेनेंट है मैंने उसको निकाल दिया है, अगर वो विद इन 6 months मेरे खिलाफ सूट फाइल करता है कि इस शख्स ने मुझे विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मुझे इस प्रॉपर्टी से डिस्पोसेस किया है, तो फिर वो विद इन 6 months अगर वो सूट फाइल करता है तो वो कामयाब हो सकता है मेरे खिलाफ। अगर वो 6 महीने बाद सूट फाइल करेगा तो ये टाइम बार्ड तस्वुर होगा और उसकी सूट जो है एक्सेप्ट नहीं होगी। और नीचे एक बात और है कि भाई यहां पे ज़हन में रखें कि भाई जो शख्स, यानी इस तरह मैंने आपको बताया कि जो टेनेंट है, अभी मेरा जो टेनेंट था, मैंने जो एग्जांपल दी है, वो टेनेंट सिर्फ ये साबित करना है उसके लिए कि भाई मेरे पास उस प्रॉपर्टी की पोसेशन थी और मुझे विदाउट कंसर्न एंड ड्यू कोर्स ऑफ लॉ डिस्पोसेस किया है। तो इतना काफिर है। अगर अदालत सेटिस्फाई हो जाए कि भाई इस शख्स को, उसकी शख्स के पास पोजीशन थी और उसको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड विद आउट हिज कंसर्न डिस्पोसेस किया है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी, उसको उस प्रॉपर्टी की पोसेशन रिस्टोर करेगा। सिर्फ उसको यानी पोसेशन यानी साबित करना है और इसी के साथ जो है विदाउट कंसेंट एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को साबित करना है कि भाई इस तरह, इस अंदाज में मुझे डिस्पोसेस किया गया। तो इसके बाद जो है हमारे पास है नो बार ऑन द पर्सन हुज क्लेम इज dismissed under this section to establish his title under section 8। यहां पे मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने उनको बताया कि भाई मैंने अपने टेनेंट को विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसको डिस्पोसेस किया। अभी बात यह है कि वो मेरे खिलाफ अदालत जाता है और अदालत में वो साबित करता है कि भाई विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मुझे डिस्पोसेस किया। अभी अदालत ने उसको पोसेशन रिस्टोर किया, मुझसे प्रॉपर्टी ले ली और उसको दे दिया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई वो ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, सिर्फ क्या है, टेनेंट है, सिर्फ उसके पास राइट है कि भाई वो उस प्रॉपर्टी पर रह सकता है, रहने का राइट है। अभी बात यह है कि अगर अदालत ने अंडर सेक्शन 9 मेरे सूट को, मेरे क्लेम को या मेरी जो डिफेंस थी उसको डिसमिस किया और उसको प्रॉपर्टी की पोसेशन दे दी, तो फिर मैं अंडर सेक्शन 8 उसके खिलाफ जा सकता हूं प्रॉपर्टी की पोसेशन यानी टाइटल के लिए कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी टाइटल का अभी क्लेम जो है वो मेरे पास है, यानी मैं टाइटल के बुनियाद पर उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 8 यानी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर मैं उसको सूट कर सकता हूं, सू कर सकता हूं और प्रॉपर्टी को यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल में उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकूंगा। लेकिन यहां बात जहन में रखें कि भाई अगर किसी शख्स को अंडर सेक्शन 9 किसी को रिलीफ मिल गया या किसी की सूट डिसमिस हो गई, तो फिर उस पर बार नहीं है कि भाई वो सेक्शन 8 के अंदर यानी कोई सूट फाइल करे, यानी टाइटल के बुनियाद पर वो सूट फाइल कर सकता है। अगर सेक्शन 9 के नीचे उसकी क्लेम डिसमिस हो गई तो वो सेक्शन 8 के नीचे वो सूट फाइल कर पाएगा। तो चलिए जी, इसके बाद जो है नो सूट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक और अहम बात कही गई है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट
ने किसी को डिस्पोसेस किया है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी शख्स को डिस्पोसेस किया है, इंक्रोचमेंट की है, या सरकारी वो ज़मीन पर वो शख्स काबिज था तो उसको डिस्पोसेस किया है, तो फिर उस यानी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोई सूट फाइल नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 9। इसके साथ जो है नो अपील एंड रिव्यू, अगर सेक्शन 9 के नीचे अगर अपील और यानी आपके खिलाफ फैसला आती है, तो फिर अगर मेरे खिलाफ सेक्शन 9 के नीचे फैसला आ गया तो मैं उस यानी उस फैसले के खिलाफ अपील या रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं अंडर सेक्शन 8 टाइटल के लिए प्रॉपर्टी यानी टाइटल के लिए मैं सूट फाइल कर सकूंगा यानी अंडर सेक्शन 8। लेकिन सेक्शन 9 के अगेंस्ट, सेक्शन 9 में अगर कोई डिसीजन हुआ है, सेक्शन 9 में कोई फैसला हुआ है, उस फैसले के खिलाफ ना अपील हो सकती है न रिव्यू हो सकता है। इसके बाद जो है हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई ये सामरी सूट है, यहाँ पे जो है रेगुलर सूट है, यानी आप विद इन 12 ईयर आप सूट फाइल करें, यहाँ पे विद इन 6 मंथ में आप सूट फाइल करें और उसको यानी डिस्पोज आप विद इन 6 मंथ ही अदालत करेगा। और रेगुलर वहाँ पे जो है वहाँ प्रोसीडिंग जो है बहुत चंद दिनों में वो क्या होगी उसका फैसला होगा। यहाँ पे वक्त ले सकता है, टाइम ले सकती है। और इसी के साथ जो है यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 9 की, बुनियादी तौर पर सेक्शन 9 की ऑब्जेक्ट ये है कि ये डिस्करेज करता है द पीपल टू टेक लॉ इन देयर ओन हैंड, यानी वो खुद यानी कोई फैसला ना करे। यानी मतलब ये है कि ये सेक्शन जो है ये उन लोगों को डिस्करेज करता है जो खुद क्या बनते हैं, जज बनते हैं। फॉर एग्जांपल वो यानी प्रॉपर्टी से निकालना ये आपका काम नहीं है। अगर आप वाकई निकालना चाहते हो किसी शख्स को तो उसके लिए आप पहले नोटिस दो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको फॉलो करो, जो प्रिंसिपल है नोटिस दो, उसको बता दो, उसके बाद जाके आप क्या करें, उसको डिस्पोसेस करें। अगर फिर भी अगर वो डिस्पोसेस नहीं हो रहा तो आप अदालत जाएंगे, भाई ये शख्स आप इस शख्स मेरी प्रॉपर्टी पे अभी काबिज हो गया, इसको निकालना है, अब निकालें। क्यों खुद जो है एक शख्स को जाके डिस्पोज करते हो। इसके बाद जो है हु कैन सू इंतहाई अहम पॉइंट है। हु कैन सू इंतहाई अहम बात। अगर मैंने टेनेंट को निकाल दिया तो टेनेंट मेरे खिलाफ सूट कर सकता है। अगर टेनेंट मेरी प्रॉपर्टी पर काबिज है और नहीं जा रहा उस प्रॉपर्टी से तो मैं उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 9 सूट फाइल कर सकूंगा। यानी टेनेंट भी कर सकता है, लैंडलॉर्ड भी कर सकता है। इसके बाद जो है यहाँ पे डिस्टिंक्टिव पॉइंट क्या है, डिस्टिंग्विश अगर सेक्शन 8 और 9 के दरमियान करें तो इनमें डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे सामरी एक में सामरी है, एक रेगुलर प्रोसीडिंग है, और एक में जो है टाइटल के बुनियाद पर आप सूट फाइल करते हो, एक पे जो है आप जो है पोसेशन के बुनियाद पर आप प्रॉपर्टी यानी सूट फाइल करते हो, एक में आप विद इन 6 मंथ यानी क्या करते हो सूट फाइल करते हो, एक में आप यानी विद इन 12 यानी लिमिटेशन पीरियड है, एक में आप 6 महीनों के अंदर सूट फाइल करें, एक में आप जो है 12 साल के अंदर सूट फाइल करें। यानी यहाँ पे 12 सेक्शन 8 में 12 साल, यहाँ पे 6 मंथ है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है, लेकिन एक बात याद रखें कि इस पर एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, हो सकता है कि भाई वो आपके भी एग्जाम में आए,
और वो क्वेश्चन इंतहाई अहम क्वेश्चन है, इसको मैं उस पर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। तो जो भी एम्बिग्विटी है, जो भी डाउट है, यानी बावजूद इसके मैंने इतनी यानी एक्सप्लेनेशन के साथ, मैंने वजाहत के साथ एक एक चीज़ को वजाहत करते हुए इसको यानी मैंने डिलीवर किया लेक्चर को। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई एम्बिग्विटी है, तो वो उस सवाल को जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो वो एम्बिग्विटी क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आएगा। पसंद आए ज़रूर लाइक करें। मुझे इजाज़त, आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।